जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिशर्स किस तरीके से अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं, जैसे कि वो अपने रीजनल किंगडम्स को कैसे डिफीट करके और अपना राज्य स्थापित करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो अपना बेस कहाँ बनाते हैं? बंगाल में। तो बंगाल, थोड़ा बंगाल का आपकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए। देखिए उस समय क्या चल रहा था। मैं 1707 के बाद की बात कर रहा हूँ। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। ठीक है, उसके बाद मुगल एम्पायर थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब सेंट्रल अथॉरिटी जब भी वीक पड़ेगी तो रीजनल जो किंगडम होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। उसी क्रम में मुर्शीद कुली खान को अपॉइंट किया जाता है 1707 में मुर्शीद कुली खान को क्या अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद ये मुर्शीद कुली खान करते क्या हैं? देखिए अपने नाम के अनुसार ये काम करते हैं। ये ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल को कहाँ से कहाँ तक। ये डेक्का के जो बंगाल के इस समय कैपिटल चली थी डेक्का से कैपिटल ये कहाँ शिफ्ट करते हैं? मुर्शिदाबाद। ठीक है, थोड़ा स्लो प्लेस पे ही चलेंगे आज, क्योंकि आज हम लोग की पहली क्लास है। ठीक है, ठीक। तो डेक्का से मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और बाकी ज़्यादा कुछ इनके टेन्योर में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट होता नहीं है, बट आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जो उसमें बंगाल था, आज का जो करंट वेस्ट बंगाल आप देखते हैं, वो चीज़ तो आती ही थी, साथ साथ वो करंट जो बांग्लादेश है उसको भी इंक्लूड करती थी, इवन असम के भी कुछ एरियाज़ को, और साथ साथ बंगाल, उड़ीसा और बिहार के भी कुछ एरियाज़ को इंक्लूड करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद इनके आते हैं ग्रैंडसन। मुर्शीद कुली खान के ग्रैंडसन कौन होते हैं? ग्रैंडसन ऑफ मुर्शीद कुली खान, उनका नाम क्या होता है? सरफराज खान। ठीक है, अब देखिए सरफराज खान करते क्या हैं। उनके एक डिप्टी गवर्नर होते हैं उसी टाइम पे, जिनका नाम होता है अलीवर्दी खान। वो क्या करते हैं? सरफराज खान को किल कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, लेजिटिमेट तरीके से तो उन्होंने गवर्नर की पोस्ट तो ली नहीं थी, तो वो करते क्या हैं, उस समय जो मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह, जिनको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता था, उनको 2 करोड़ रुपए का ये एक तरीके से ब्राइब दे के एक फरमान रिसीव कर लेते हैं कि अब से वो बंगाल के क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान के बाद कौन आता है? उनके ग्रैंडसन सरफराज खान, और सरफराज खान के बाद कौन आता है? अलीवर्दी खान। ठीक है, अब यहाँ से ब्रिटिशर्स और अलीवर्दी खान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अलीवर्दी खान क्या करता है? ये तो एम्बिशियस रूलर होता ही है। ठीक है, ये चाहता नहीं है कि किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स राइज करे उस एरिया में। इवन फ्रेंच वगैरह लोगों की भी वो हेल्प लेता है टू डिफीट द ब्रिटिश कॉजेज या ब्रिटिश इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो जितने भी फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन होता है, इंक्लूडिंग फ्रेंच भी अगर अपने फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करते हैं, जिनका बेस चंद्रनगर में था, ठीक है, तो उसको भी ये लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक, तो अलीवर्दी खान इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन के लिए डिसअलाउ करता है, मतलब मना करता है। तो यहाँ से एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द गवर्नर ऑफ बंगाल विद द इंग्लिश, वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? अलीवर्दी खान का जो ग्रैंडसन होता है अगेन, उसके बाद फिर कौन बनता है बंगाल का गवर्नर? अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। ठीक है, अब सिराजुद्दौला जाहिर सी बात है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट देखते ही आ रहा है, और इस टाइम पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि ब्रिटिशर्स और जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब काफ़ी बढ़ चुका होगा। ठीक है, जो कि एक रूप ले लेती है स्मॉल स्केल वॉर की। ठीक है, तो होता क्या है कि सिराजुद्दौला वो कासिम बाजार में एक फैक्ट्री होती है ब्रिटिशर्स की, उसको क्या कर लेता है? सीज कर लेता है, और साथ साथ फोर्ट विलियम को भी सीज कर लेता है। ठीक है, तो इधर से रॉबर्ट क्लाइव भी रिटेलिएट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं? कलकत्ता को अपने आप में कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्केल जो वॉर चल रही थी, इसको पैसिफाई किया जाता है थ्रू ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इस समय अपर हैंड किसका था? ब्रिटिशर्स का था, क्योंकि उन्होंने इस समय के बीच में अपने फुटहोल्ड को और स्ट्रॉन्ग किया था। ठीक है, इवन रॉबर्ट क्लाइव करता है क्या है कि बहुत सारे नेवल स्ट्रेंथ को भी
क्या करते ऑर्डर करके अपने यहाँ इनवाइट किया रहता है, सो डैट टू गेट देयर हेल्प एंड रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ अलीवर्दी खान एज वेल एज हिज ग्रैंडसन पावर। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या, जो स्मॉल स्केल वॉर होती है उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर से इसको सॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, जो कि होता कब है, 2 जनवरी 1957 को क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ अलीनगर में क्या होता है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या होता है, पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स को अपर हैंड होता है, तो ऑलमोस्ट जो ब्रिटिशर्स के जो डिमांड्स है वो ऑलमोस्ट सारे डिमांड्स कंसीड किए जाते हैं सिराजुद्दौला द्वारा। उसके बाद फिर क्या होता है 23 जून को, देखो मैटर तो यहाँ शांत हुआ नहीं था, सिराजुद्दौला तो एक तरीके से बैकलैश फेस करना पड़ा, उसे तो अपनी उसके तो अपने पावर लॉस होते हुए देख रहे थे, तो वो क्या करता है, बैटल ऑफ प्लासी फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब बैटल ऑफ प्लासी की भी देखो कॉन्स्पिरेसी बहुत खतरनाक चलती रहती है। उसमें होता क्या है कि ब्रिटिशर्स एक तरफ मीर जाफ़र को प्रमोट करते हैं कि अगर वो बैटल ऑफ प्लासी जीतेंगे तो मीर जाफ़र को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया जाए, जो कि जस्ट एक प्रॉमिस थी ब्रिटिशर्स द्वारा। और उस टाइम पे मीर जाफ़र वो मिनिस्टर भी होता है, अब मैं बोलूँगी कमांडर इन चीफ होता है, किसका, सिराजुद्दौला के जो आर्म फोर्सेज होते हैं उसके कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, तो मीर जाफ़र और साथ साथ अदर भी जो उसके कोर्ट के जो मेंबर्स होते हैं, लाइक मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ। मानिक चंद ऑफिसर होते हैं, ठीक है, और अमी चंद एक सिख मर्चेंट होते हैं, और जगत सेठ क्या होता है, बैंकर होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग अच्छे खासे पावरफुल, मतलब नोबल क्लास के, एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो कि सपोर्ट सिस्टम होता है किसके लिए, सिराजुद्दौला के लिए। बट ये लोग सारे लोग क्या करते हैं, बैक स्टैप करते हैं, और इस तरीके से मीर जाफ़र को 23 जून 1957 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद ठीक है गवर्नर किसके हाथ में चला जाता है, मीर जाफ़र को। जाहिर सी बात ये एक पपेट गवर्नमेंट होती है जो कि अपॉइंटेड की जा रही है ब्रिटिशर्स द्वारा एज अ प्रॉमिस, सो डैट ही कैन सीक द हेल्प ऑफ मीर जाफ़र इन द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है मीर जाफ़र भी एक पपेट गवर्नर की तरह है, तो उसको ज़्यादा फ्री हैंड तो दिया नहीं जाएगा। और साथ साथ ये बहुत सारे डिमांड्स जो कि ब्रिटिशर्स के उस टाइम पे होते हैं उसको कंसीड भी कर देता है, लाइक कि ब्रिटिशर्स को ये पावर दे दी जाती है कि वो अनडिस्प्यूटेड फ्री ट्रेड लीगल राइट्स को एक्वायर कर लेता है इन द एरियाज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, और साथ ही साथ जमींदारी जो की भी पावर ले ली जाती है, 24 परगनास। ठीक है, और इस तरीके से मीर जाफ़र के एग्जीक्यूटिव को या रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। साथ साथ वो एरियर में भी फंस जाता है, एरियर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोन, चाहे एक प्रॉमिस्ड अमाउंट होता है जो कि ब्रिटिशर्स को देना रहता है, वो नहीं दे पाता है तो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जिसको एरियर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जाहिर सी बात है मीर जाफ़र के बाद कौन आता है, अब मीर कासिम आता है, क्योंकि मीर जाफ़र तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, उसको कोई फ्री हैंड मिलता ही नहीं कुछ काम करने के लिए, तो मीर कासिम आता है, तो वो अब कोशिश करता है कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया जाए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को भगाना तो ज़्यादा आसान काम तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है वो क्या करता है, बगल में उसका जो पड़ोसी राज्य होता है अवध के वो नवाब से हेल्प लेता है, और उसके समय अवध का नवाब होता कौन है, शुजाउद्दौला। ठीक है, और उस टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर का जो किंग होता है वो कौन होता है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो वो दोनों की हेल्प लेता है। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम परेशान हो गया रहता है, जो उसको फ्री ड्यूटी पास दी जाती है ब्रिटिशर्स को, सो डैट कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी ड्यू टू द गवर्नर ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग दस्तक भी बोलते हैं। तो ये दस्तक का जो फरमान होता है जो कि मीर जाफ़र ने दिया रहता है उसको, उससे काफ़ी परेशान हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने 2 दोस्तों को इन्वाइट करता है, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर में शाहजहाँ द्वितीय जो कि उस समय मुग़ल एम्पायर का राजा हुआ करता था, और शुजाउद्दौला जो उस समय अवध का नवाब हुआ करता था, इन दोनों को इनवाइट करता है एंड फॉट अ बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसमें जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स अपना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बना ही चुके होते हैं, साथ साथ अच्छी खासी उनकी नेवल बेस भी होती है। तो इस तरीके से वो
कलेक्टिव जो इनके गैदरिंग होती है उसको भी डिफीट कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या साइन होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ क्या था। तो ये 1764 में आपका क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, इधर आपका मीर कासिम होता है, फिर जो अवध का गवर्नर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुजाउद्दौला, ठीक है, प्लस शाह आलम सेकंड, ठीक है, वर्सेस ब्रिटिशर्स। जीत किसकी होती है, ब्रिटिशर्स की जीत होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है सिर्फ 1765 में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने तो इस तरीके से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में वो लगभग सारे डिमांड्स एक तरीके से कंसीड कर दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के, और साथ ही साथ डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है। डुअल गवर्नमेंट में क्या था, जो दीवानी और निजामत राइट्स थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक्वायर कर लेते हैं दीवानी और निजामत राइट्स, दीवानी प्लस निजामत जो राइट्स होती है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चलाता है। दीवानी राइट्स क्या होती है, टू कलेक्ट टैक्सेस, एंड निजामत राइट क्या होती है, निजामत राइट होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और जो जुडिशल पावर्स होते हैं वो भी अपने हाथ में ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, अब इसके बाद जो भी गवर्नर ऑफ बंगाल आएंगे, ठीक है, उनके पास तो ऐसा सच कोई ना मनी होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, वो जस्ट ए पपट गवर्नमेंट होती है। और लोगों की नज़र में राजा कौन है, अभी भी बंगाल का गवर्नर है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारे हैं बट उसके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, और वेयर एज द ब्रिटिशर्स के पास एवरी मनी, एवरी पावर, एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है, सारे पावर हैं उसके पास इंक्लूडिंग द रेवेन्यू राइट्स, बट दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पब्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से बंगाल में बोल सकते हैं एक तरीके से एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव या मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम डिजास्टर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद मतलब आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो निजामत और जो दीवानी राइट्स होती है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाती है, और यहाँ से बंगाल का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। डाउनफॉल इन द सेंस कि वहाँ की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, बहुत लार्ज स्केल पे फेमाइन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।